कृषि दर्शन के इस फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यानी कि आज हम और आप दोनों मिलकर के बातचीत करेंगे और आज जिस विषय पर चर्चा होगी मैं आपको कुछ बात बता दूं। कहा जाता है कि अगर मुट्ठी बंद हो जाए तो एक दोहरी ताकत हो जाती है और 5 गुना ताकत आ जुड़ती है और सहकारिता निश्चित तौर पर अपने आप में महत्वपूर्ण है और ऐसी ही किसानों की एक सहकारिता को ज्वलित करती हुई एक संस्था है जिसको कि हम इफ्को कहते हैं। इफ्को क्या कुछ कार्य कर रही है और इफ्को किस तरीके से किसान हितकारी कार्य कर रही है, हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमने आमंत्रित किया है इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी साहब को। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अपने प्रतिनिधि यानी कि किसान भाई भी हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं और ये जो सवाल पूछेंगे और जो जवाब होंगे वो आपके लिए हितकारी होंगे। और साथ साथ एक कृषि पत्रकार भी हमारे साथ आई हुई हैं जो कि इस सारे की समीक्षा करके दिखाएंगी और किस तरीके से कार्य हो रहा है वो बताएंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर आप हमसे बातचीत करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारा फोन नंबर नोट करिए। हमारा फोन नंबर है 011-2309-7524। जो दिल्ली के लोग हैं वो तो 2309-7524 सीधे मिला सकते हैं। बाहर वालों के लिए दिल्ली का कोड मिलाना आवश्यक है यानी कि 011। और कुछ गुजारिश मेरी आप लोगों से होगी कि जब आप हमको फोन करें तो कृपया करके अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम एकदम कम कर दीजिए ताकि हम आपकी बात को आसानी से सुन सकें। और एक बात और है कि सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर गांव बताइए जहां से आप बोल रहे हैं, और तीसरी बात होगी सवाल कीजिए। आपका स्थान विशेष के बारे में हमको बताना यह भी जरूरी है कि हम अवस्थी साहब से ये जान सकते हैं कि उस स्थान विशेष के लिए क्या सिफारिशें हो सकती हैं, क्या कुछ वो पसंद करेंगे कि क्या बताएं उसके लिए। तो अब देखिए ज्यादा समय ना लेते हुए और हम शुरुआत करते हैं, अवस्थी साहब से बातचीत करते हैं। सर पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि जाने हमारे कितने दर्शक टकटकी लगाए देखें और आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं और आपका तो पूरा जीवन समर्पित है सहकारिता के लिए। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि लोगों के बीच एक धारणा यह है कि इफ्को जो है यानी सिर्फ फर्टिलाइजर की संस्था है और किसानों को खाद बना के और दे देती है, क्या यहीं तक सीमित है कार्यविधि? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका और दूरदर्शन का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें बुलाया और हमारे किसान भाइयों से भी हमको बात करने का, हमारे किसान बहनों से भी हमें बात करने का मौका मिलेगा। पर जहां तक ये धारणा है, ये धारणा बहुत कुछ सही नहीं है। हम बेसिकली एक फर्टिलाइजर बनाने वाली संस्था है, इसमें कोई शक नहीं। पर इसके साथ साथ हमने इंश्योरेंस का काम शुरू किया, हमने कम्युनिकेशन का काम शुरू किया है, इफ्को किसान संचार के नाम से है। हम SEZ लगा रहे हैं जिसमें एग्री प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारी कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट है जिसमें हम किसानों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे विदेशों में बहुत सारे संयंत्र हैं, सेनेगल में है, ओमान में है, जॉर्डन में लगाने जा रहे हैं, कनाडा में भी हमारा लगाने का कार्यक्रम है। तो ऐसा नहीं कि हमारे बहुत सारे और भी काम है। हम इसको फाउंडेशन चलाते हैं जिसमें कि हम गाँव के बारे में रिसर्च कराते हैं जी। और अभी हमने 1-2 जगह और रिसर्च करा रहे हैं। एक तो सोलर सिस्टम में, नैनो सोलर सिस्टम में अमेरिका में रिसर्च करा रहे हैं और एक हम ऑस्ट्रेलिया में पॉलीप्लॉइड, मतलब कि जो पौधे हैं वो जल्दी बढ़े और ज्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें जो असिमिलेशन हो और ज्यादा अच्छे फॉरेस्ट बने, उसमें हम ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करा रहे हैं। रिसर्च पे भी हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो इन सब चीजों में हम लोगों का जो मेन केंद्र बिंदु है जिसपे हम सब काम करते हैं वो किसान भाई और किसान बहनें हैं। कुछ देशों ने ऐसा भी किया था, आपसे एक गुजारिश की थी कि जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है उसकी शुरुआत वहां आप करें और उस तरीके से उसको बढ़ावा दें। देखिए, इसमें हमारा फिर कहना है जी कि कॉर्पोरेट और कोऑपरेटिव जी इनका समन्वय होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट की तो एफिशिएंसी हो और कोऑपरेटिव का दिल हो। जी। तो हमारा ये मानना है कि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहां का आदमी कोऑपरेटिव के माध्यम से अपनी खुद फार्मिंग करे। तो हम उसको सशक्त बनाना चाहते हैं, हम किसान को सशक्त बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम फार्मिंग करें और वो हमारे नौकरी काम करें। जी। तो एक अंतर है, एक कॉर्पोरेट की थिंकिंग में, एक कोऑपरेटर की थिंकिंग में। तो मैं चूंकि कोऑपरेटर हूं तो मेरा तो दिल हरदम किसान के साथ और गरीब आदमी के साथ। वही जो हल जोते खेती था, तो वो वाली स्थिति है। तो निश्चित तौर से देखिए बहुत से किसान भाई इंतजार कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं और हम पूछना चाहेंगे। आप क्या पूछना चाह रही हैं? जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम तनुजा दैया है। मैं गांव रोना, जिला सोनीपत से हूं और अपने गांव की वार्ड मेंबर भी हूं। मैं जानना चाहती हूं कि अब तक इफ्को ने किसानों के लिए तो बहुत कुछ किया,
पर महिला किसानों के लिए क्या विशेष किया? जी सर। देखिए, हमने महिला किसानों के लिए जो हमारी दूसरी कोऑपरेटिव संस्था है, इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव, इसमें हम सोशल फॉरेस्ट्री करते हैं, तो उसमें 80% हमारी जो सोसाइटियां हैं वो महिलाओं की सोसाइटियां हैं और महिलाएं ही वहां प्रेसिडेंट हैं, महिलाएं ही वहां सेक्रेटरी हैं। और मैं अपील करूंगा आपसे कि आप इन महिलाओं को आगे लाएं और महिलाओं की सोसाइटी बनाएं और उन सोसाइटियों को हमारे यहाँ रजिस्टर कराएं। और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। 12 फरवरी 2012 को जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है और कोऑपरेटिव को फंडामेंटल राइट किया गया है, और उस फंडामेंटल राइट में उन्होंने ये कहा है कि 2 महिला सदस्य बोर्ड की महिला होंगी। तो इसलिए महिलाएं आगे आएं और अपनी सोसाइटियां बनाएं, तो हमारे बोर्ड में भी आप आ सकती हैं और इस संस्था का कामकाज आप खुद चला सकती हैं और देख सकती हैं। जी, निश्चित तौर पर, और इस तरीके से महिला सशक्तिकरण होगा। और जिन लोगों ने टीवी सेट अपना देर से खोला है, हम उनको बता दें कि आज हमारा विषय जो हो रहा है वो इफ्को द्वारा संचालित किसान हितकारी योजना है। और जो लोग इफ्को के बारे में जानकारी ना रखते हो, ऐसा संभव नहीं है, फिर भी हम उनके लिए एक थोड़ी सी जानकारी इफ्को के बारे में दे देते हैं। तो आइए देखते हैं इफ्को के बारे में एक झलक। किसान की आशाओं का प्रतीक, कितने ही किसान आ जुड़े हैं इस सहकारी संस्था इफ्को से। इफ्को का उत्पादन निश्चित तौर पर किसान के लिए समर्पित है। ये वो संस्था है जो किसान की खुशी देखती है। इसके बड़े बड़े संयंत्र उत्पादन करते हैं उर्वरकों का, ताकि वो उर्वरक किसान के द्वार तक पहुंच सके। सलाह मशविरा निश्चित तौर पर इस संयंत्र की जान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि सहकारिता आंदोलन निश्चित तौर पर कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करके दिखाएगा और उसको मुस्तैदी देगा और उसको पुष्ट करेगा। और निश्चित तौर पर आज इफ्को ने वो कर दिखाया है। इफ्को से जुड़े हुए हाथ हरित क्रांति की ओर बढ़ते गए और निश्चित तौर पर जब किसान भाई और कृषि वैज्ञानिक एक मंच पर आए तो निश्चित तौर पर वो हो गया जिसको हमने हरित क्रांति कहा। ये हरित क्रांति हमारे लिए अन्न आत्मनिर्भरता का एक साधन थी और तब से लेकर के हमने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है। यहाँ तक कि 12 क्षेत्रों से दूसरी हरित क्रांति की बात की जा रही है, वो भी इफ्को के सहयोग से होगी, विचार बटांदरा से होगी और पूरी होगी किसानों की मदद से, ताकि किसान जान सकें कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी किस तरीके से इफ्को उनके लिए उर्वरक पहुंचाता है। और निश्चित तौर पर ये खुशी, ये हंसी इस बात की प्रतीक है कि इफ्को के हाथ आपके साथ हैं और इफ्को आपके लिए पूरी तरीके से मदद करने के लिए कृत संकल्प है। उच्च अधिकारी और सभी लोग ये जानते हैं कि किसान को क्या कुछ देना है, तभी उनके सेवा केंद्र पूरी तरीके से मुस्तैदी से कार्य करते हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक तरीके से आ जुड़े हैं ये लोग। और हम तो एक बात आपसे अवश्य सभी कहना चाहेंगे, अभी हमने कुछ देखा और निश्चित तौर पर इफ्को का एक ओवरऑल बात बताता है, पूरी तरह से उसको सामने लाता है, लेकिन इफ्को से लोग अभी भी बहुत कुछ चाहने की चाहत रखते हैं। तो आप कुछ भविष्य में क्या सोच रहे हैं, कुछ नया करने की? देखिए, भविष्य में हम लोगों ने जैसे इफ्को किसान SEZ नेल्लोर में शुरू किया है जी, तो हम चाहते हैं जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो फसल है वो फसल बर्बाद हो जाती है। जी जी, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, मान लिया आपका टमाटर का हो गया, आलू का हो गया, तरोई का हो गया, तो इस सब को हम चाहते हैं किसानों की संस्थाएं आगे आए, हम उन्हें पूंजी भी देंगे जी जी, और आकर के वो उसकी प्रोसेसिंग शुरू करें और प्रोसेसिंग शुरू करके उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने देश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी एक बड़ी भारी योजना है। जी जी, दूसरी हमारी योजना ये भी है कि हम कनाडा में, चूंकि वहां पर शेल गैस मिली है और अपने देश में शेल गैस की कमी है, तो वहां पर भी हम संयंत्र लगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वहां हम लोग यूरिया बना सकें और वो अच्छे दाम पे बनेगी और अच्छे दाम पे उसको ला सके। बिजली के क्षेत्र में भी हम लोगों ने जैसे छत्तीसगढ़ में इफ्को छत्तीसगढ़ पावर प्लांट के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर एक 13 से 20 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहे हैं जी, जो कि कोयले पर आधारित होगा। और उस पावर प्लांट से हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिजली की जो समस्या है किसान की, वो उसकी समस्या का समाधान हो। और हम लोगों ने गवर्नमेंट से यही कहा है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से, कि इसमें हमारे किसान भाइयों को प्राथमिकता दी जाए इसके अलॉटमेंट में। तो ये भी चीजें हैं, पर साथ ही हम लोग जैसे कि अब सोलर टेक्नोलॉजी जी, और बायोटेक्नोलॉजी,
इस पे बहुत जोर चल रहा है। तो अमेरिका में हम लोगों ने एक नैनो सोलर टेक्नोलॉजी पे काम शुरू कराया है, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 0.5 मेगावाट से 1/4 मेगावाट का एक सोलर सिस्टम बने जो कि गांव में लग सके। और वो गांव में जब लग सके तो दिन में जो सूर्य है उसकी जो रोशनी है, उसकी रोशनी से बिजली पैदा हो और रात में वही बिजली खाना बनाने के काम आए और अब हमारी रोशनी काम आए, हवा के काम आए, और छोटे मोटे जैसे छोटे मोटे पानी का पंप चलाना है, ऐसे कामों में, छोटे मोटे कामों में काम है, बड़ी चीजों के लिए उस पर हम करा रहे हैं। दूसरा, हमने पॉलीप्लाइड पे काम कराना शुरू किया, वो ऑस्ट्रेलिया में करा रहे हैं, जिसमें कि जो पौधे हैं वो 30% जल्दी बढ़े और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम 30 से 40% ज्यादा असिमिलेट हो, तो कि जो ग्रीन जो हमारे यहाँ गर्मी की समस्या बढ़ रही है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग कि साहब जमीन का तापमान बढ़ रहा है, तो वो तापमान घट सके, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम लोग ऐसी एक चीज में इस्तेमाल करें जिसका कि पॉजिटिव इस्तेमाल हो कि पौधा ही बड़ा हो और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें लगे, टेम्परेचर भी मैनेज हो, तो उसकी दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं इस दिशा में किसान भाई सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं आपके साथ जुड़ करके। और एक किसान भाई कुछ पूछना चाह रहे, जी बोलें। डॉक्टर साहब, किसान जो है अपनी मिट्टी पानी टेस्ट कराता है, कृषि वैज्ञानिक जो है उसको बताता है आपको इतना यूरिया डालना है, इतना डीएपी डालना है, इतना पोटाश डालना है, लेकिन जब किसान खरीदने जाता है तो वहां उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है। बिजाई के समय उसको डीएपी नहीं मिल पाता है, बाद में जो है यूरिया की दिक्कत आती है, और ये समस्या पिछले 4-5 साल से बहुत ज्यादा है। तो इसको जो है डॉक्टर साहब इस तरफ क्या कर रही है? नहीं, देखिए, जहां तक अब डीएपी एनपीके का सवाल है उसमें तो एडिक्वेट अवेलेबिलिटी है। अब बात यह है, यूरिया में अपने देश में रॉ मटेरियल नहीं है, तो हमने ओमान में उसके लिए प्लांट लगाया, अब हम कनाडा में प्लांट लगाने जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की किसान भाइयों से एक अपील जरूर है कि यूरिया का दाम कम है, इसके मतलब ये नहीं कि आप उसको ज्यादा डालें। हम यूरिया का जो अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं और यूरिया का बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, यूरिया जमीन के अच्छे तत्वों को तुरंत निकाल देता है। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, एक कॉलर प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी सलीम भाई बोलिए। ये सहेंद्र भाई गुजरात से बोल रहे हैं, जी बोले भाई। सर, ये फर्टिलाइजर वाले हमें डराते हैं कि ज्यादा यूरिया डालने से, ज्यादा इसको डालने से तो जमीन खराब हो रही है। तो हम पूछ लेते हैं, अवस्थी साहब बैठे, आप डराते हैं? नहीं, तो हम डराते नहीं, हम आपको सही बात बताते हैं कि हम आपकी संस्था है, तो हम कोई ऐसी बात आपको नहीं बताना चाहेंगे जिसका कि आपके ऊपर प्रतिकूल असर पड़े और हम न बताएं। ये हमारा धर्म है कि हम आपको बताएं कि किसी चीज का इस्तेमाल करने से आपको नुकसान होगा। आप एक खाली यूरिया का नुकसान इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जमीन बहुत जल्दी खराब होगी, इसमें कोई शक नहीं। और खाली केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो और आपकी जमीन को नुकसान होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। बिल्कुल, ये तो एक नेक सलाह है। और डॉक्टर साहब आप उनका जवाब दे रहे थे। जी हाँ, तो मैं कह रहा था जैसे हम लोग ओमान में लगा रहे हैं, कनाडा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी जॉर्डन में एक प्लांट हमारा अगले साल आ जाएगा। तो फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर की अब कमी नहीं होगी। यूरिया की थोड़े दिन कमी रहेगी, लेकिन यूरिया की कमी भी हम बहुत जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथ में हमको उसका जिसको बोलते हैं स्क्यूड, मतलब कि उसका इस्तेमाल हम लोग ये प्रोपोर्शन से न करें। जैसे कि आप मान लिए आपके पास आप दाल में नमक ही नमक डाल दें तो दाल भी तो डालनी होगी। जी। उसमें उसको बनाने के लिए पानी भी डालना होगा। तो जैसे आपका शरीर में सही चाहिए होता है कि हर चीज बैलेंस रहे, वैसे जो पौधा है उसको भी जो आप खाना देते हैं, बिना खाना दिए तो पौधा बढ़ेगा नहीं। उसको आप बीज देते हो, उसको आप पानी देते हो, उसको आप फर्टिलाइजर देते हो, तो ये भी उसको ऑक्सीजन देते हो। तो इसलिए उसी तरीके से एक बैलेंस फर्टिलाइजेशन करना जरूरी है, जो अपने देश में नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर एक तरीके से संतुलित जो उर्वरक है वो आपको देना होगा और समेकित तौर पर मतलब कहीं भी आप बात करिए कि किस तरीके से आपको उर्वरक देनी है तो वो जानकारी मिलती है आपको। और आप भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी बोलें। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं विजेंद्र सिंह गांव अटोहा पलवल का रहने वाला हूँ। मेरी एक सिफारिश करता हूँ ये आपसे, जैसे आप बरसम
जैसा हरी खाद के लिए हमें मूंग दे रहे हैं, इस हिसाब से वाटर सॉल्यूशन जो आपके 1744, 1919 है, एनपीके 1919 है, ऐसे एक जिंक का भी कोई सॉल्यूशन हमें प्राप्त कराएं। जी नहीं, हमें जिंक सल्फेट का प्लांट लगा दिया है और इसी मार्च में उसको शुरू कर दिया है। तो आपको जिंक सल्फेट बहुत अच्छी क्वालिटी का हमारा जिंक सल्फेट जो सील्ड पैकेट में आएगा, मतलब उसको जिंक सल्फेट को जब आप थोड़ा सा भी छेड़ देंगे ना वो फट जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने अब शुरू कर दिया है। अब आप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में किसी को भी कांटेक्ट कर लें, आपको जिंक मिलेगा। सर एक कॉलर हैं दीपक भाई जो उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। बोले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ सर। कानपुर, मैं जी बिहार का रहने वाला हूँ। जी जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल करें। धन्यवाद सर। जी सर, मेरा सवाल ये था कि गांव में जैसे हम गोबर से और से जैविक मतलब खाद का उत्पादन कैसे कर सकते हैं सर? जी सर। क्योंकि इस समय तो सर जैविक खाद का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को मतलब कम यूज करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि खान पीने की चीजों में ज्यादा उसका यूज सही नहीं। जी जी, आपकी हम बात जो है जवाब लेते हैं अवस्थी साहब से। जी सर। ऐसा है भाई साहब कि आपको ये जो हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी शुरू की है, पीएसएन कंपोस्ट। तो पीएसएन कंपोस्ट में हम गांव का और आपके खेत का कूड़ा कचरा वहीं गांव में ही उसी खेत में ही 10 मीटर बाई 3 मीटर के एक पिट में बनाते हैं। उसकी 16 लेयर होती हैं और उसकी टेक्नोलॉजी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय या हमारा जो भी फील्ड ऑफिसर है उसको आप कहिए, वो आपको प्रोवाइड करेगा और हम लोग उसको बनवाने में आपकी मदद भी करते हैं, फाइनेंशियल मदद भी करते हैं। उसके बाद एक बार बनवाने के बाद उसको लगातार आप उसको बना सकते हैं। जी निश्चित तौर पर, और ये इससे आप बिल्कुल समाहित रूप से और सही रूप से उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने अगले किसान भाई की तरफ चलते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं खजान सिंह मोहन नगर पलवल से आया हूँ। हमने धान की पौध लगाई है, उसके कम बारिश की वजह से पत्ते जो पीले पड़ते जा रहे हैं, इसके लिए कोई उपाय बताएं कि नहीं। उसमें आप एक तो जिंक सल्फेट डालिए, तो उससे आपकी वो जो पीलापन होता है वो जिंक सल्फेट कमी से होता है। जी हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरा नाम अनिल है, गांव चांदपुर हरियाणा से। जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि ये इंश्योरेंस है आपकी कंपनी करती है, वो क्या फसलों का भी इंश्योरेंस करती है? सभी? हाँ, फसलों का भी इंश्योरेंस करते हैं हम लोग। आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। जी हाँ, एक हमारी बहन कुछ पूछना चाह रही है। जी बोले। मैं नमस्कार डॉक्टर जी, मेरा नाम सविता, मैं पानीपत से हूँ। सर, मैंने अपने बगीचे में बेल की सब्जियां लगाई हुई है। पिछली बार सड़ी हुई गोबर की खाद डालने से सब्जियों का स्वाद अच्छा लगा, पैदावार कम हुई। अब की बार मैं चाहती हूँ सब्जियां भी अच्छी हो और पैदावार भी। नहीं, एक तो आप गोबर की खाद जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है, पर साथ ही साथ आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर भी लगा दें तो होगा। हमारे केमिकल फर्टिलाइजर आते हैं, 18-18-18 है। नहीं तो गोबर के साथ आप एनपीके का इस्तेमाल कर दें, मिला के करें तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और स्वाद भी अच्छा रहेगा। जी निश्चित तौर पर, यानी कि जल में घुलनशील जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग करें, वो ज्यादा बेहतर तरीके से होंगे। सब्जियों वगैरह जी, सब्जियों का बेस और आप और कम इस्तेमाल करिएगा, बहुत कम। जी जी, मतलब उसको आपने लिया 1 चम्मच लिया तो बाल्टी में आधी बाल्टी कम से कम उसमें पानी जरूर मिलाइए। खाली ऐसे मत डाल दिए, नहीं तो बहुत तीव्र होता है और उससे आपका पौधा जल सकता है। जी जी निश्चित। और मिला के गोबर के साथ डालेंगे तो बहुत अच्छा है। जी जी जी। एक कॉलर है हमारे शिवलाल भाई, जरा हम उनसे बात कर लेते हैं पहले। जी बोले भाई। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था जी कि यदि सोयाबीन की फसल बो रखी है हमने 5 एकड़ की, इसमें यूरिया खाद डालते हैं जी, तो बहुत से लोग बताते हैं कि इसमें यूरिया की जरूरत नहीं होती, तो क्या सर हम डालें या नहीं डालें? अभी 15 दिन के पौधे हुए हैं। जी सर। भाई साहब, ऐसा है कि आप जो ये बो रहे हैं खाद, इसमें आप 20-20-0-13 डालिए जब आपने इसकी वो बो रहे हैं, और यूरिया को कम डालिए और एनपीके ज्यादा डालिए। मतलब बैलेंस फर्टिलाइजेशन आप करिए। अभी आप खाली नाइट्रोजन डाल रहे हैं, इसके कारण खाली पत्ता पत्ता आएगा और चीजें नहीं आएंगी। जी जी, तो कहने का मतलब है कि संतुलित उर्वरक का प्रयोग इनका बहुत जरूरी है। और उसमें सल्फर बेस जैसे ना 20-20-0-13, जी जी, ये हमारा पारादीप में बनता है और बहुत अच्छी खाद है। ये 20-20-0-13 डालें और सस्ती भी है ये। जी जी जी, तो इससे आपको सल्फर भी मिलेगा,
नाइट्रोजन भी मिलेगा और फास्फेट भी मिलेगा जी। और इस तरीके से आपकी जो फसल है उसकी बढ़भार अच्छी होगी। और एक बात है कि आप देखते हैं किसान भाई अपने सवाल करते हैं, निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक पत्रकार की निगाह कुछ अलग होती है। और हमने अपने स्टूडियो में एक पत्रकार को आमंत्रित किया है और आप हैं डॉक्टर विनीता सिंघल। आप क्या जानना चाह रही हैं? शर्मा जी, जैसा कि अभी आपने हरित क्रांति की बात की थी जी, तो मैं इसी संबंध में चर्चा करना चाहती हूँ कि जैसे एक समय था जब हमारे देश में खाद्यान्न की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। उस समय वैज्ञानिकों ने कुछ खोज की जिनके आधार पर हरित क्रांति हुई। तो बेसिकली उसके मूल में जो था एक तरह से केमिकल्स और बौनी फसलें थी। तो बौनी फसलों की बात तो एक तरह से ठीक है, लेकिन जो केमिकल्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जो थे, उनका उपयोग बढ़ने से फसल तो बहुत अच्छी हुई, लोगों का पेट भरा, भुखमरी खत्म हुई, लेकिन वो आज तक जो उनका उपयोग होता आ रहा है उससे एक तरह से भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है। और जो कीटनाशक इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अब खाद्यान्नों में अपना असर दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि माँ के दूध तक में इंसेक्टिसाइड पाया गया है। और आज जैसे किसान जागरूक होने लगा है और लोग भी जागरूक होने लगे हैं और उनका ध्यान ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाने लगा है, जैसा अभी हमारे कई भाई बहनों ने इस संबंध में पूछा, कॉलर ने भी पूछा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने देश में और विदेश में बहुत सारी परियोजनाएं चला रखी हैं, तो क्या ऑर्गेनिक खेती के डिमॉन्स्ट्रेशन से संबंधित भी कोई परियोजनाएं हैं, उसकी जानकारी डिटेल में किसानों को मिल सके और वो उसे अपना सके? जी, इस संबंध में इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं सर, प्रशिक्षण भी है क्या ऐसे? जी जी जी। देखिए ऐसा है कि अपने देश में इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है और हमारा खेती का एरिया बढ़ नहीं रहा है जी, साथ में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी का भी असर पड़ रहा है, तो खाली ऑर्गेनिक खेती तो नहीं हो सकती है। हाँ, कुछ एरिया है जैसे पहाड़ों का एरिया है जी, यदि आप उसको फुल्ली ऑर्गेनिक कर दें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, और उसमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर एक कम मात्रा में कराए जाएं तो एक अच्छा प्रयास होगा। जी जी जी। लेकिन हमारा ये कहना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को मिलाना चाहिए। ओल्ड एंड न्यू, मॉडर्न मतलब कि जो आज का है जी जी, और पुराना, दोनों के मिलावट से ही, समन्वय से ही अच्छी खेती होगी। तो इसलिए हम लोग ये मानना, इसके हम लोग लगातार डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है हिंदी भाषी भागों में, और जहां पर हिंदी भाषी लोग नहीं है वहां हम लोगों ने सेव द सॉइल कैंपेन किया है। जी जी। उसका हमारा मूल चीज यही है कि आप हरी खाद जरूर इस्तेमाल करें, आप गोबर की खाद जरूर इस्तेमाल करें, और गोबर की खाद अपने आप बनाएं। जी जी जी। बाहर से जो आप गोबर की खाद ला रहे हैं, लाएंगे, तो उसमें आपको ये नहीं पता है कि कितना उसमें हेवी मेटल है, किसमें क्या है, क्योंकि अभी उसमें बहुत अच्छे मानदंड हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि अपनी खाद खुद बनाइए, खुद उस खाद को इस्तेमाल करिए, बायो फर्टिलाइजर करिए, और बैलेंस एनपीके, सल्फर, जिंक, इन सब का बैलेंस रेशियो करके और तब उस मात्रा में इस्तेमाल करें। तो आप जो हमारी ये और जो हमारे यहाँ हो रहा है वो क्या, जैसे आप इंसेक्टिसाइड की बात कर रहे हैं जी, इंसेक्टिसाइड में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आई हैं। खाली केमिकल इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। जी सर, उसमें जो बहुत अच्छे अच्छे प्रयास आए और हम लोग भी उसकी तरफ आप लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने बायोपेस्टिसाइड पे भी काम कराया है, हम लोगों ने डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स लगवाने का, जो कि सस्ते हैं, जो कि आपको अब इस बार सत्यमेव जयते में कार्यक्रम में दिखाया भी गए थे, फेरोमोन टैप का भी जैसे जी, उनका भी हम लोगों ने प्रयास कराया। और कुछ आपको मेहनत हाथ से भी करनी पड़ेगी। जी 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 जी। खाली केमिकल डाल करके हम लोग ये समझें कि अपनी हम खेती कर लेंगे, तो ना तो हम बहुत बड़े अमीर देश हैं कि हम ऐसा कर सकें, और ना हम बहुत, और हम लोग गरीब देश है, तो हमें अपने हाथ का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ में हमें जो है क्रॉप रोटेशन जरूर करना चाहिए। जी जी, फसलों का जो है फसल चक्र। विजन 2015 में मेरा सबसे बड़ा जो है ना वो यही है, भूमि बचाओ अभियान, मैं उसको कह रहा हूं। और उसमें हम फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर हैं, हम सबके पास, किसानों के पास जाके यही बात कह रहे हैं कि आप खाली एक केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मत करिए, आप इसको बैलेंस करिए, आप हरी खाद डालिए। हम लोगों ने ढांचा जगह जगह लगवाया, जी जी जी। उसका बीज जगह डिस्ट्रीब्यूट कराया, उसकी जो खाद है उसको हम लोगों ने कहा करिए। दूसरा हम लोगों ने कहा कि आप जो जैसे गन्ने की फसल होती है, फसल के बाद पता लगा खेत जला देते हैं,
हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जिस घर में आप रहते हैं उसको चलाते हैं, जिस दुकान पे आप व्यापार करते हैं उसको चलाते हैं, तो आप अपने खेत को क्यों चलाते हैं? जी। तो उस खेत को जलाना नहीं चाहिए, उसका जो डंठल है उसको निकालिए, चाहे रोटावेटर का इस्तेमाल करिए, उसकी आप खाद बना लीजिए। पीएसएन कंपास बनाएंगे तो 90 दिन में वो खाद बन जाएगी। जी जी सर, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। और फिलहाल हम रुकते हैं एक विज्ञापन अंश के लिए। हर किसान बस यही कहे, मेरी माटी सोना उगलती रहे, मेहनत का फल मिलता रहे, खुशहाली की धारा बहती रहे। किसान छोटा हो या बड़ा, हर सपने को साकार करता है पीएनबी कृषि कार्ड। 20 लाख रुपए तक आसान शर्तों पर ऋण लेकर घरेलू व कृषि खर्चों को पूरा कीजिए, साहूकार का पैसा वापस दीजिए। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। विज्ञापन इसके बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और हम चर्चा को फिर शुरू करते हैं। अवस्थी साहब, एक बात है कि जो आपकी ये संस्था है सहकारिता, निश्चित तौर पर इस वर्ष को भी सहकारिता वर्ष कहा जा रहा है और सहकारिता का जो अलग पंडित नेहरू ने जगाया था वो निश्चित तौर पर आप उसको जगा के रखे हुए हैं। हम इस बार आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक हमारे कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई बोलें। हेलो। हाँ बीरेन जी बोलें, उत्तर प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ प्रणाम सर। जी। हाँ सर जी, से फूड प्रोसेसिंग का सर है जी, इलाहाबाद से सर। हाँ बोलें। हाँ सर, जैसे फूड प्रोसेसिंग का बताएं सर, उसमें अनुदान भी कुछ चल रहा है। नहीं, यदि आप वहाँ आएंगे नेल्लोर के वहाँ पर, तो यदि आपको इनिशियल कुछ पूंजी चाहिए तो हम इनिशियल पूंजी भी आपको देंगे, और जो जमीन का तुरंत लेते हैं किराया वो भी किसान भाइयों से नहीं लेंगे जब तक कि आप सक्षम नहीं हो जाते देने के लिए। जी जी, तो हम आपको पूरी सहायता करेंगे, आप आए वहाँ एक काम शुरू करें। आप सहकारिता के बारे में कुछ बता रहे हैं? हाँ जी जी। तो सहकारिता के बारे में देखिए, हम लोगों का मानना है कि अपने इस देश में यदि हमें असल में गांव की मिट्टी को जोड़ना है, गांव के लोगों को जोड़ना है, गांव का दुख दर्द कम करना है, तो सहकारिता के माध्यम से। जी जी जी। और उसमें हमें जो सहकारिता देखिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आजकल हम लोग बड़े फैशन बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। जी जी जी। तो सहकारिता जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पर चूंकि गवर्नमेंट ने उसको गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास किया, इसलिए उसमें समस्या है। जी जी। तो वो समस्या को 12 फरवरी 2012 को भारत सरकार ने फंडामेंटल राइट कर दिया है कोऑपरेटिव बनाना और कोऑपरेटिव चलाना। जी जी। तो इसलिए हमारे किसान भाई बहनें ये समझ लें कि वो सोसाइटी बनाते हैं तो उसमें कोई सरकार दखल नहीं दे सकती है और अपना काम खुद कर सकते हैं। जी जी। तो मिलजुल करके यदि सोसाइटी बनाएं और सोसाइटी को चलाएं, इसी के माध्यम से आप अच्छा अपना दाम भी पैदा कर सकते हैं और कोई सामान खरीदने के लिए अच्छी आपकी जी। अभी सर एक सहकारिता की एक झलक भी ले लेते हैं, देखिए सहकारिता क्या कुछ हो रहा है, तो आइए लेते हैं एक झलक। निर्भरता स्वायत्तता का आधार सहकार, समृद्धि खुशहाली को करता साकार सहकार, एक बेहतर दुनिया में प्रवेश का द्वार सहकार। सहकार यानी मिलकर कार्य करना, सामाजिक आर्थिक विकास हेतु किसी अच्छे व उत्पादक कार्य को एक खास व्यवस्था में स्थापित नियमों के तहत मिलजुल कर करना सहकार है। देश के कृषि व ग्रामीण आर्थिक विकास में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, देश को मजबूत बनाने के लिए उसे हर क्षेत्र में ऊपर उठाना होता है। इन्हीं क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है सहकारिता। इसी बात के मद्देनजर भारत सरकार निरंतर सहकारिता के विकास हेतु उचित मार्गदर्शन, योजनाएं व पूंजी उपलब्ध कराती रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा सहकारिता आंदोलन विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन है। आज भारत में सभी गांवों से लगभग 6 लाख सहकारी समितियां हैं, जिसमें 249 लाख मिलियन से भी अधिक सदस्य हैं। इफ्को
अपनी स्थापना से ही सहकारी समितियों के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है तथा किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है। न केवल उर्वरकों के उत्पादन व बिक्री में शीर्ष संस्थान है, साथ ही ग्रामीण दूरसंचार व ग्रामीण विद्युत क्षेत्र में भी मजबूती से काम कर रहा है। साथ ही हाथ बढ़ाना के मूल मंत्र को थामे हुए सहकारिता और उसको भी थामे हुए इफको निश्चित तौर पर किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन किसान के मन में भी बहुत कुछ सवाल हैं और हमारे स्टूडियो में जो किसान भाई आए हैं हम उनसे पूछना चाहेंगे वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलें भाई। नमस्कार। जैसे सर आपने अभी परिचय में बताई थी कि कोऑपरेटिव बनाए किसान, तो जैसे हम कोऑपरेटिव बना लें तो इसको रजिस्टर कहाँ कराएं और आपके इफको में जो मेंबरशिप ले वो कैसे मिले और उसकी क्या फीस होगी? जी देखिए 1000 रुपए के लेकर के आप मेंबर बन सकते हैं। 11 आदमी कम से कम होने चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन आपकी स्टेट गवर्नमेंट में होगा, जो भी आपकी राज्य सरकार है वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन होगा और आप उसको नए प्राविधान पे बनाएं। और ये प्राविधान 13 फरवरी 2013 के बाद जिसके यहाँ भी नहीं लागू हुए वहां भी चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया है इसे लागू हो जाएंगे। जी 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 रखे क्या ये भी मेंबर बन सकते हैं कि? किसान क्लब नहीं बन सकता है, आपको सहकारिता सोसाइटी बनानी पड़ेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? हाँ जी नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम दयानंद यादव है, मैं जिला गुड़गांव हरियाणा से हूँ। हमारा एरिया शुष्क है, हम तिलहन की खेती 40% के करीब करते हैं। वहाँ पर मिट्टी सुधार के तहत हमारे गांव के अंदर इफको की लैब आई थी। हमें 3 चीजों के बारे में एनपीके और ऑर्गेनिक मैटर के बारे में रिपोर्ट मिली, लेकिन तिलहन में सल्फर ज्यादा चाहिए, उसकी रिपोर्ट हम नहीं ले सके। तो मेरा सुझाव है उसके बारे में अगर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी सुविधा हो जाए लैब में तो हमारा फायदा हो। दूसरी, आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी आ रही है वो भविष्य में कृषि की तरफ रुझान उनका कम लाभप्रद होने से कम हो रहा है, इसके बारे में इसको क्या कर रही है? जी देखिए आपको एक तो 20-20-0-13 जो हमारी खाद है उसमें सल्फर है, आपको उसे इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर की कमी हर जगह है, लेकिन हमारे आप क्षेत्रीय कार्यालय को कांटेक्ट कर लें वो आपको निश्चित बता देंगे। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि देश के 90% हिस्सों में सल्फर की कमी है। जी जी, और इसलिए आप उसका इस्तेमाल करिए। जहां तक ये बात है कि नौजवान लोग जरूर खेती की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर उसके लिए बहुत से कारण हैं। मैंने उस कारणों को इसके पहले बातचीत किया है कि खेती में सरकार को अब नए सिरे से आजादी देनी पड़ेगी। आपको जैसे कि हम तो हरदम कहते हैं कि मैं बटन बनाता हूं तो मैं उसको कहीं बेच सकता हूं, न्यूयॉर्क में, लंदन में, टोक्यो में। पर हरियाणा गांव में यदि मैं दाल पैदा करता हूं या गेहूं पैदा करता हूं तो उसको मेरा जहां मन हो वहां मैं बेचूं। मैंने लंदन बेचने के मैं लंदन में बेचूं, मुझे ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ कम मिलेगा तो मैं यहाँ क्यों बेचूं? सर मैं तो ये जरूर मन रुकना चाहिए। जी जी, मैं रोकना चाहूंगा। एक कॉलर बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। जी बोले भाई। हाँ सुशील भाई बोले। हाँ सर, मैं छत्तीसगढ़ मरवाही से बोल रहा हूँ सर। जी जी जी, सवाल करें। जी वो क्या है सर कि यहाँ पे बैलेंस आप फर्टिलाइजर के लिए बता रहे हैं जी, तो अगर 50 किलो धान हम करते हैं बीज के लिए तो उसमें बैलेंस फर्टिलाइजर कितना कितना डालेंगे सर? जनरल यहाँ जानकारी मिल नहीं पाती। जी बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा है भाई साहब कि उसमें आपको यदि आप 4 बैग यूरिया डाल रहे हो तो 2 बैग डीएपी और 1 बैग पोटैश डालना चाहिए, या आप 3 बैग एनपीके डाल सकते हो। और एनपीके या डीएपी पहले आपको डालना चाहिए बीज, जब आप बीज बुआई कर रहे हैं जिसके बोलते हैं ना, उसमें डालना चाहिए। और यूरिया की जो है वो टॉप ड्रेसिंग होनी चाहिए, जब पौधा बड़ा हो जाए उस पर डालते जाइए। ऐसे करने से ही आपकी बैलेंस फर्टिलाइजेशन होगी। और पौधा पीला हो रहा है तो जिंक सल्फेट भी जरूर डालिए। जी निश्चित तौर पर। और आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोले भाई। मेरा नाम हरिराम दलाल है, मैं पलवल जिले का हूँ, गांव केठवाड़ी का रहने वाला हूँ। मैं पूछता हूँ ये जिंक जो हमें नहीं मिलती है इफको पे, इसके बारे में हमें पूरी जो है मिलनी चाहिए, इससे हमारी खेती में बहुत कमी होती है। डॉक्टर साहब इसका कोई प्रबंध होना चाहिए। जी हम लोगों ने अब जिंक सल्फेट का प्लांट लगाया, सबसे बड़ा प्लांट, दुनिया का 5वां बड़ा प्लांट है और इंडिया अपने देश का सबसे बड़ा है।
भारतवर्ष का सबसे बड़ा जो है जिंक सल्फेट का प्लांट हम लोगों ने कांडला में लगाया है, उसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया है। अब हमारे क्षेत्रीय कार्यालय जरूर कांटेक्ट कर लिए, यदि आपके यहाँ नहीं मिलती है तो सर्विस सेंटर में हम लोग भिजवा देंगे। और मेरे कुछ भाई लोग इफको के इसको हमारी बात सुन रहे होंगे, तो मेरी उनसे अपील है कि पलवल में तुरंत जिंक सल्फेट भेजें। जी, निश्चित तौर पर जो सेवा केंद्र हैं इफको के, उनसे आपको जिंक सल्फेट प्राप्त होगी और जिंक सल्फेट से इस तरह की समस्याओं का निदान भी होगा। आप भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलें। नमस्कार जी। ऐसा है साहब, ये इफको प्लांट 35-40 साल हो गए लगे और एक ही प्लांट से 5-6 प्लांट कर दिए जी। और जैसे रेट घटाया क्या, कुछ कम कमा लियो जी, जिम्मेदार की मदद कर दो जी। वैसे भाई साहब, हमारा जो फर्टिलाइजर सबसे कम दाम में आज भी मिल रहा है और आप बहुत रेट घटा देंगे तो जो ये हमको एक्सपेंशन करना है, ज्यादा फर्टिलाइजर देना है, जिंक सल्फेट देना है, या आपकी सेवा करना है, तो फिर कैसे कर पाएंगे? तो ठीक है जी, अभी भी सबसे सस्ता फर्टिलाइजर इफको का ही है। जी, आप कुछ ये पूछ रहे हैं जी? मैं गांव छनौली से सरपंच हूँ, जिला सोनीपत से। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अब धानों की जो फसल बोई है उसमें कितना यूरिया और कितना डीएपी एकड़ के हिसाब से डाला जाए? मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास 4-2-1 की मात्रा में यूरिया, डीएपी और पोटैश डालना चाहिए, नहीं तो 4 और 3 की मात्रा में एनपीके डालना चाहिए। इस मात्रा में ही आप डालिए। और उसके पहले जैसे मैंने बताया, हरी खाद, गोबर की खाद, बायो फर्टिलाइजर, तो पिछले साल मान लीजिए आपने 100 किलो डाला था, तो यदि आप इस सब का इस्तेमाल करें तो 70 किलो से ऊपर मत डालिए। जी जी जी। 70 किलो में पता लगा कि आप करीबन 30 किलो मान लिए डालते हैं, 40 किलो मान लिए डालते हैं यूरिया, तो 30 किलो आप डाल दीजिए एनपीके। तो 30% कम आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है जब आप हरी खाद और गोबर की खाद और जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे। तो उनको करें सम्मिलित से, आपकी जो है लागत भी घटेगी और आपकी जो पैदावार है वो तकरीबन 20% जरूर बढ़ेगी। जी, निश्चित तौर पर। और आप भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? हम आपका और आते हैं। डॉक्टर साहब, मैं संजय, गांव रोना सरपंच, जिला सोनीपत। हमारे गांव में वाटर लेवलिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी। धान बोते थे, हर समय किसान को बड़ा नुकसान होता था। हमने काफी किसानों ने गोष्ठी करके इकट्ठा होकर के गवार की खेती बहुत ज्यादा लगाई है। तो गवार की खेती के बारे में एक तो आपके जो सेवा केंद्र है उनसे हमारे गांव को जो हमारी भी जरूरत, तो हम भी मदद करेंगे। और उनके लिए क्या क्या आगे क्या क्या खाद की, दवाई की और इनके बारे में जानकारी। नहीं, अपने सेवा केंद्र को मैं कह दूंगा अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर वो सेवा केंद्र आपके गांव में आकर के गोष्ठी करेंगे। आपको हमारे लोग कांटेक्ट भी कर लेंगे, आपका नंबर भी हम आपसे ले लेंगे और हमारे लोग आकर के वहां आपको बताएंगे कि उसमें आपको क्या करना चाहिए। जी, हम फिर किसानों की ओर मुखातिब होते हैं और देखते हैं हमारी बहन कुछ पूछना चाह रही हैं। जी बोलें। मेरा नाम नेहा शर्मा है, मैं अकलीपुर गांव से हूं। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि इफको किसानों के लिए क्या क्या करती है? देखिए, फिर भी किसानों के लिए अभी इतने देर से आपने सुना भी है हमारी बात। जी, हम लोग किसानों पे आधारित संस्था हैं। किसान ही हमारे मालिक हैं, वही हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा हमारे मेंबर हैं और किसान का ही हम लोग सब काम करते हैं, चाहे उसको खाद को पहुंचाना, इंश्योरेंस को करना, कम्युनिकेशन की हमारी किसान संचार है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था है किसानों को, कोई नई तरीके की चीज सीखना चाहे उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था है। तो हम लोगों का पूरा जो जिसे बोलते हैं आत्मा, वो किसान है और किसान के हित में जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन हम एक संस्था है, सरकार नहीं। सरकार के पास सीमित साधन होते हैं, हमारे पास सीमित साधन होते हैं। जी जी जी। तो हम सीमित साधनों में ही आपका कुछ कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से किसान भाई का जो है मदद करती है इफको और पूरी तरीके से किसानों की सबसे बड़ी संस्था है, एक तरीके से देखा जाए आपकी अपनी संस्था है ये। और आप कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई, हम आपसे जानकारी देते हैं। जी बोलें। आदर्श डॉक्टर साहब जी, मेरा नाम मोहम्मद नासिर खान है। मैं गांव दौलताबाद, तहसील नगीना, जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। डॉक्टर साहब, हमारे सामने एक समस्या है। हम जो फसल उगाते हैं, चाहे वो गन्ना हो चाहे वो धान की हो, तो उसमें नीचे ना कीड़ा लग जाता है और वो कीड़े से वो फसल सूख जाती है, तो उससे हमारी खेती में काफी लॉस हो रहा है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जी सर। ये जो आपकी है इसमें मेरा बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज नहीं है, तो मैं अपने एक्सपर्ट को, हमारे इफको के लोगों ने सुन लिया हो तो उससे मेरी अपील है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको इसमें सूचना दें। अदरवाइज मैं आपका नंबर लेके अगले 24 घंटे के अंदर आपको इसमें
जवाब मिल जाएगा। जी बहुत अच्छा। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई? आपसे मेरा नाम सोमपाल फुंडीर है जी। मैं सहारनपुर से आया हूँ, गांव मरड़ा खेमचंद। हमारे यहाँ गन्ने की स्पेशल खेती होती है, तो उसके लिए जो फर्टिलाइजर है इसमें कुछ हम जैविक खाद भी मिला सकते हैं, क्या अनुपात होना चाहिए इसका? जी सर। जैविक खाद आप कम से कम देखिए प्रेस मड मिला रहे हैं तो 33% कर सकते हैं, और अदरवाइज जो बायो फर्टिलाइजर जो जैविक खाद है उसको मिलाएं तकरीबन 10% उसको करें। मतलब उसमें जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन है वो कम से कम 10% कम कर दें। और आप ये हरी खाद और गोबर की खाद भी कर रहे हैं तो कम से कम इसको 30% कम करें, तो आपको अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी भी होगी और आपकी फसल भी अच्छी होगी। जी सर, एक बात मैं खुद ये जानना चाहूंगा कि जो हमारा 70% क्षेत्र है बारानी क्षेत्र, उसमें जो है बादल जो है सिंचाई का काम कर रहे हैं, उनके जिम्मे है सारी सिंचाई, और 30% में हमारे पास सिंचाई साधन उपलब्ध हैं। लेकिन जो भूमि सुधार है वो अपने में बड़ा महत्वपूर्ण है। हम भूमि सुधार पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। फिलहाल एक झलक देख लेते हैं भूमि सुधार किस तरीके से आप कर रहे हैं। जी 2000 का दशक, भारतीय किसानों की चिंताओं से भली भांति परिचित इफ्को ने महसूस किया कि जमीन की उर्वरा शक्ति दिनों दिन घटती जा रही है और अन्न की पैदावार निरंतर कम होती जा रही है। वर्ष 2009-2010 में किसानों की इस चिंता और धरती की उपजाऊ शक्ति में बढ़ोतरी करने के लिए इफ्को ने चलाया एक अभियान जिसे नाम दिया गया भूमि बचाओ अभियान, यानी भूमि का जीर्णोद्धार। प्रयोग के तौर पर शुरुआत की गई बीघापुर से, उत्तर प्रदेश के गांव से जहां की मिट्टी बंजर हो चुकी थी और उत्पादकता इतनी कम थी कि किसान की लागत भी मुश्किल से निकल पाती थी। अन्नदाता कहा जाने वाला किसान बदहाल होता जा रहा था। ऐसे में इफ्को का भूमि बचाओ अभियान सामने आया, जिसका मुख्य उद्देश्य था किसान को जागरूक करना, जमीन में आ रही कई तरह की पोषक तत्वों की कमी को दूर करना, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले पोषक तत्वों के समुचित तथा सही मात्रा में उपयोग की जानकारी देना। इस अभियान के तहत किसानों का सशक्तिकरण किया जाता है, जैसे मृदा परीक्षण, हरी खाद के उपयोग, फार्म में जैविक खाद का तैयार करना, नए नए प्रयोग करना, अलग अलग लाभदायक फसलों के बारे में जानकारी देना, जल संसाधनों का विकास और टपक सिंचाई आदि का उचित प्रशिक्षण देना। भूमि बचाओ अभियान बेहद सफल रहा। जहां जहां अभियान चलाया गया वहां फसल उत्पादकता में 20 से 24% की वृद्धि हुई तथा किसानों में एक नई जागरूकता आई है। अब यह अभियान उत्तर प्रदेश के 122 गांवों में चल रहा है। इस सफलता से प्रेरित होकर इफ्को ने इस परियोजना का विस्तार देश के अनेक भागों में किया है और यह अभियान अब 687 गांवों में सफलतापूर्वक चल रहा है। इफ्को ने सरकारी समितियों को परामर्श दिया और प्रोत्साहित किया कि वो अपने गांव, तहसील, जिले में राज्य सरकारों के सहयोग से मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनाएं। जहां मिट्टी की जांच की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां इफ्को ने अपनी सचल मृदा परीक्षण वैन भेजकर निशुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्रदान की। इफ्को की सचल मृदा परीक्षण वैन एवं क्षेत्रीय कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों को मृदा परीक्षण के लिए खेत की मिट्टी का नमूना तैयार करने, उन्हें मृदा सुधारकों जैसे जिप्सम का उपयोग, हरी खाद हेतु ढैंचा की बुहाई, फसल चक्र में दलहन फसलों का समावेश, पीएसएन व वर्मी कंपोस्ट खादों और जैविक खादों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के तरीकों से रूबरू कराते हैं। विश्व की हर उन्नतशील तकनीक को वो अपना सकें, इसके लिए इफ्को ने कृषि की उन्नत तकनीक के रूप में जुताई के लिए रोटावेटर को खेतों में उतारा और इसके इस्तेमाल से होने वाले लाभों पर जोर देते हुए किसानों को इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। किसानों की मुस्कान इस बात की साक्षी है कि उन्हें उस योजना से बहुत लाभ भी मिला है। अवश्य जी, मिट्टी जो है कहते हैं सबसे अनमोल है और हालत यह है कि इस समय मिट्टी की सबसे ज्यादा मिट्टी खराब हो रही है और मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपका भूमि बचाओ अभियान है वो मिट्टी को बर्बाद होने से, भूमि को बर्बाद होने से कहां-कहां बचाने की कोशिश कर रहा है, और अगर किसी की कोई ऐसी सफलता की गाथा भी हो वो आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ होगा? देखिए, हम तो पूरे देश भर में चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक बड़ा भारी ब्लॉक भी लिया है उत्तर प्रदेश में, बीघापुर ब्लॉक में,
तो हम चाहते थे एक बड़ा एरिया भी दिखे लोगों को, और वहां हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत अच्छे इसके परिणाम आए हैं। जमीन भी अच्छी हुई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, और कहीं कहीं पर तो डबल से ट्रिपल भी हुई है प्रोडक्टिविटी। जी सर, जहां इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारा जो इसमें ख्याल था वो ये था कि हम मिट्टी को भूल रहे थे। हम ऐसा समझ रहे थे कि मिट्टी एक ऐसी चीज है कि वो हरदम जीवित रहेगी। जी, मिट्टी का भी एक जीवन है। तो उसलिए हमने इतना उसको खराब कर रहे थे जगह जगह पर कि इसके प्रति हमने चेतना लोगों को जागृत करने का प्रयास, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। और हमारे इस प्रयास में कृषि दर्शन ने भी साथ दिया है। जी सर, धन्यवाद। दूरदर्शन ने भी साथ दिया है। और मेरे अपने भाइयों से अपील है कि अपनी मिट्टी को पहचानिए, उसको जानिए। और ऐसा नहीं, आप किसान हैं, आपको पता है कि आपकी मिट्टी में क्या है। हमारे इन किसान भाई ने कहा कि हमारे पास सल्फर की कमी है। आपको पता लग गया है, आप देख के उसको पहचान गए हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आप खुद पहचान सकते हैं, और पहचान के उनमें आप उस पर यदि एक्शन करें तो बहुत अच्छा होगा। और हम सब लोग इसको मिलकर अपने देश की मिट्टी फिर से सजग बनाएं, फिर से अच्छी बनाएं, फिर से उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। जी, ये मेरी अपील है। जी, निश्चित तौर पर मिट्टी है अनमोल, मिट्टी को संजो, मिट्टी से ना खेल। और इस बात को हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक हमारे कॉलर हैं लाइन पर, हम उनसे बात करना चाहेंगे। बोलें भाई। तो नमस्ते सर। हाँ राजवीर जी, स्वागत है आपका। हिमाचल में कहाँ से बोल रहे हैं भैया? मैं नूरपुर से बोल रहा हूँ सर। अच्छा जी, बताएं, सवाल करें। अच्छा सर, जैसे हम जो ये सब्जियां मंडी में लेके जाते हैं सर जी, वो सर फल है या कोई भी सब्जी है सर, वो वहाँ पे 3-4 हैंड में जाता है। पहले पे सर 5 रुपए में हम बेचते हैं, आगे जाके वो 20-25 रुपए में बिकता है सर। तो मैं ये क्या सर, ऐसा कोई प्रयास नहीं शुरू हो सकता सर? इसको मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं से शुरुआत ऐसा हो जाएगी जो हमको अच्छे प्रोडक्ट देगा, या जो भी किसान के डायरेक्ट उठा के सामान उठा के, ऐसा कुछ कोई अभियान चल सकता है सर? देखिए बात करते हैं। हाँ जी, प्रबंध निदेशक। एक और रिक्वेस्ट है सर मेरी। जी, बोलें, जरा शीघ्रता करें। सर इस प्रोग्राम को सर 1.5 घंटे का कर दिया जाए सर प्लीज, और या फिर 2 घंटे का सर। चलिए बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। और इसको वैसे भी आधा घंटे से 1 घंटा हो गया ये कार्यक्रम, काफी कुछ किसान इसमें सम्मिलित हुए हैं। और आपकी ये जो फरमाइश है हम उसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सफल हो। फिलहाल हम अवस्थी साहब से बात करना चाहेंगे, वो जो उन्होंने कहा कि किस तरीके से मंडी में जाकर के उनको सही मूल्य नहीं मिल रहा। नहीं, मैं तो कहता हूँ आपको मंडी में जाने की जरूरत ही नहीं है। जी, आप खुद अपनी सोसाइटी बनाइए और आप खुद उसको लेके बेचने निकल जाइए। अपना आप ये यदि आपने ये निर्णय कर लें कि मैं अपने भाइयों की सेवा करूंगा, मैं उनका सामान खुद ले जाके बेचूंगा, तभी आप अपनी मदद खुद करिए। जी, ये मत एक्सपेक्ट करिए कोई आपकी मदद करेगा, कोई किसी की मदद नहीं करता। और इफको का एक्चुअली ये काम नहीं है, हम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। जी, हम कुछ देना चाहते हैं, हमारा ये सिद्धांत है। जी, तो इसमें तो वही सक्सेसफुल हो सकते हैं कि सोसाइटियां अपने को एक साथ मिलकर बनाकर जो पैदावार हुई उसको ले जाके शहर में बेचें, जहां उनको अच्छे दाम मिले वहां बेचें। तो ये प्रयास तो खुद करना पड़ेगा। इस देश में ये क्रांति तो करनी ही होगी, जो कि किसानों को अपने हाथ में अपने सामान को बेचने की बागडोर लेनी होगी, तभी इस देश में असल में सुधार होगा कृषि में। जी, निश्चित तौर पर। और जो बिचौलियों हैं उनको आप ही को बीच से हटाना होगा और सीधे उत्पादक से उपभोक्ता तक की बात, उसकी यात्रा पूरी होनी चाहिए। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक विज्ञापन अंश के लिए। ENB मित्र बचत योजना के तहत बिना पैसों के खाता खोलिए और पाइए 2,500 रुपए तक का उधार। बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड सुविधा पहुँचे वित्तीय उपेक्षितों के द्वार। स्वयं सहायता समूहों का गठन एक क्रांतिकारी विचार। रिक्शा चालक रिक्शा मालिक बना। वित्तीय समावेश द्वारा हर सपना साकार। गाँव-गाँव और शहर PNB की चली लहर। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
विज्ञापन इसके बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित जो भी किसान भाई हैं उनकी तरफ मुड़ते हैं और अगले किसान भाई से जानना चाहेंगे कि वो क्या पूछना चाहते हैं। इसमें मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। अभी विज्ञापन भी आया था। जी। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक है, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के पास जाइए और किसान भाई से मुझे कहना है कि उसमें से एक अपने पास मिनी वैन या कुछ ऐसा एक रिक्शा खरीदिए जिसमें थोड़ा सामान रख के और उसको आप लेके बेचना शुरू करिए। इसका तो आपको लोन भी मिल जाएगा आप लोगों को। जी, बहुत जो हमारे पहले भाई आए थे उनसे मेरी अपील है कि इस काम को शुरू करें, हिमाचल से या हमारे कोई किसान भाई इस काम को शुरू करें। बहुत नेक सलाह है सर, और लोग बिल्कुल आपकी सलाह को मानेंगे। और आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलें। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम कुलवंत सिंह, गांव जलालपुर करीरा, शिकारपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, आपने बताया 13 फरवरी 2012 को एक समितियों का जो रूल आया है वो कहां से उपलब्ध होगा, उसके बाद वो जो इसका रजिस्ट्रेशन कहां कराएंगे। एक हमारा जो ये कस्बा है शिकारपुर, ये 4-5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है और ये तहसील भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है। आपका सेंटर कोई भी 20 किलोमीटर से पहले ही नहीं है। और ये जो आपकी गाड़ी है जो सैंपल भरती हैं, ये सिर्फ टीवीओ में ही देखा है, बाकी मैंने कहीं नहीं सुना, ना कोई अधिकारी जानकारी। प्लस ये जो आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये किस किस पे दे रहे हैं, इस चीज पे भी जानकारी हम तक उपलब्ध हो। और उसके प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में जो बता रहे थे उसके बारे में भी मिले हमें। ऐसा है कि हमारी तो वेबसाइट है, वेबसाइट हमारी अंग्रेजी में भी हिंदी में भी है, तो आप वेबसाइट में जाके सारे कार्यक्रम और सबके बारे में देख सकते हैं। जहां तक ये रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो ये रजिस्ट्रेशन आपको अपनी राज्य सरकार के यहाँ कराना होगा और उस राज्य सरकार में आपको जो है अपने इसमें ये भी रखना पड़ेगा आपके बाइलॉ में कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं और उसका अधिकार आपको मौलिक अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। जहां तक देखिए ऐसा है कि पूरे देश में इतना बड़ा देश है तो हर जगह तो हम लोग नहीं, हमने कहा हमारे साधन सीमित हैं, असीमित साधन नहीं है। लेकिन यदि आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां यदि आप देखेंगे कहीं न कहीं आपको कार्यक्रम दिख रहा होगा, जहां जाके आप चेक कर सकते हैं। जी जी, निश्चित तौर पर वो किसानों की जो आप मदद कर रहे हैं उसमें एक मुद्दा जो सूचना का आपने बताया वो कहां तक सफल हो रहा है? तो वो भी बहुत सफल हो रहा है। हमारे तकरीबन 40 लाख से ज्यादा हमारे लोग उसके मेंबर बने। जी जी, और वो हर साल बढ़ रहा है और उसमें भी आपको सूचना मिलेगी, वहां उसमें भी अवेलेबल है। यदि आप उसमें इफको किसान संचार में यदि आप अपने को उनके उसमें आते हैं, उनके दायरे में उनके मेंबर बनते हैं या उनकी सुविधाएं लेते हैं तो वो भी फैसिलिटी वहां अवेलेबल है जो हमने एयरटेल के माध्यम से, एयरटेल और इफको के माध्यम से के सहयोग से वो संस्था बनी है। तो आपको खुद भी प्रोएक्टिव होके चीज को खोजना होगा। जी निश्चित तौर पर, और ये महत्वपूर्ण जानकारियां अवस्थी साहब आपने हम तक पहुंचाई और हमारे किसान को लाभान्वित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जानते हैं अभी हमारे पास और हमारे दर्शकों के पास बहुत से सवाल थे और अवस्थी साहब जो है वो बहुत कुछ बताना भी चाहते थे, लेकिन किसान भाइयों के उन सवालों को अभी हमें फिलहाल विराम देना होगा। और हम एक सूचना आपको और बता दें कि आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम को लगातार देखते हैं तो कल भी देखिएगा और कल के कुछ खास कार्यक्रम में आइए हम उनके बारे में बताते हैं। एक कार्यक्रम होगा धान फसल रोपाई व अन्य प्रबंधन और दूसरा होगा महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार की योजनाएं। इन कार्यक्रम को आप लोग अवश्य देखिएगा और जो लोग हमसे संपर्क नहीं कर पाए हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया करके वो हमको खत लिखें ताकि खत से हम जान सकें कि आप क्या कुछ जानना चाहते हैं। तो अब हमारा पता नोट करिए, हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 801, दूरदर्शन भवन फेज 2, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। और जो ईमेल से संपर्क रखते हैं वो हमारा ईमेल पता भी नोट कर लें, kddnd77@yahoo.co.in। और हम चाहेंगे कि आप हमसे नियमित रूप से संपर्क करें और अपने विचार हम तक पहुंचाएं और इसी के साथ स्वीकार कीजिएगा हमारी ओर से वो बधाइयां जो आपने हमसे सम्मिलित होकर के और हमें पूरी तरीके से आपने जो संपर्क हमसे किया। हम चाहेंगे कि लगातार इस तरीके से करें और अगली बार भी जब हमारा कार्यक्रम हो तो आप हमसे अवश्य संपर्क करिएगा। हम चाहेंगे कि आप अपनी सफलता की गाथाएं भी हम तक पहुंचाएं और इफको से जो कुछ भी मिला उसको पूरी तरीके से आप स्वीकार करें और उसको समझें, जानें। और इसी के साथ हम संपन्न करते अपना कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।